हेलो बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने गॉस का प्रमेय व उसके दो अनुप्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के अगले अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आईएमपी टॉपिक है, बोर्ड में एग्जाम में भी ये टॉपिक आया हुआ है। टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय चालक है। इसका केंद्र ले लेते हैं हम लोग O और जिसकी त्रिज्या ले लेते हैं R। इस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है। एक समान रूप से जब हम लोग चालक को आवेश देंगे तो आवेश जो है वो प्रतिकर्षित होकर चालक के बाह्य पृष्ठ पर चला जाएगा। ठीक है, जब हम लोग चालक को आवेश देंगे, सोचो कि एक गोलीय चालक है, अगर मैं उसमें एक आवेश देता हूँ फिर एक और आवेश देता हूँ तो चालक है, आवेश बह सकता है, तो दोनों प्रतिकर्षित होंगे और चालक के सिरों पर चले जाएंगे। तो इस पर जो भी आवेश है, जैसे कि हम लोगों ने इनिशिएट किया प्लस Q, तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अब केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं कि एक बिंदु है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु है। बिंदु का नाम क्या है? P। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जैसा कि हम लोगों का हेडिंग है। अब बिंदु P से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। यह गोला आंतरिक गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा। अब बेटा 2 रुपए में 2 लड्डू देखे हो। अब 2 रुपए में 2 लड्डू का जो अंदर वाला लड्डू होता है उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है। अंदर का लड्डू भी गोल और उसके ऊपर की कोटिंग भी गोल। तो गोले को सबसे अच्छा कैसे कोट कर सकते हैं? गोले से। अच्छा, तुम अगर आलू चॉप खाते होगे, आलू गुंडा या आलू चॉप जैसा तुम बोलो, तो उसमें आलू का एक गोला होता है। फिर हम लोग उसको बेसन में डुबो देते हैं, फिर छान देते हैं तो वो गुंडा बन जाता है। उसके ऊपर एक गोला लेयर का आ जाता है। तो जब हम लोग एक गोले के ऊपर एक गोला लगा देंगे तो वह उसे पूरी तरह से ढक लेगा, और अगर वह पूरी तरह से बंद पृष्ठ हो तो उस केस में हम लोग उसको क्या ले सकते हैं? गाउसियन पृष्ठ। तो बिंदु P से होकर जाने वाला यह पृष्ठ एक गाउसियन पृष्ठ है अंदर वाले आवेशित गोलीय चालक के लिए। अब अगर हम लोग इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल ले सकते हैं। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई से। फाई इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब डी फाई एक अल्प पृष्ठ लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ है, समझ जाओ। यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ क्या है? ds। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? डी फाई। अब ये जो पृष्ठ है, अगर मैं इस पर कोई लंब खींचूं, अभिलंब खींचूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये सरफेस के स्पर्शरेखीय दिशा में है और ये है परपेंडिकुलर, ये हमारा लंब होगा, है ना। सरफेस की दिशा, ds की दिशा इस दिशा में होगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु O के से अगर बिंदु P पर देखें तो वो इस दिशा में होगी। तो E और ds दोनों एक ही दिशा में हैं, तो बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रख दें, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? हम सबको पता है cos 0 का वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा E इंटू ds। cos 0 का वैल्यू 1। चूंकि E नियतांक है, अतः E क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। E को बाहर निकाल लेते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या? ds। ds क्या है बेटा? एक अल्प पृष्ठ।
अगर इस अल्प पृष्ठ का समाकलन करेंगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। जैसे तुम सोचो कि एक फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल बहुत सारे हेक्सागोन से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम लोग बहुत सारे हेक्सागोन्स को एक दूसरे के साथ मिलाते जाएं तो वो अंत में क्या बन जाएगा, फुटबॉल। तो इस तरह से अगर हम इस अल्प पृष्ठ का समाकलन करेंगे तो वो गोले के संपूर्ण पृष्ठ में बदल जाएगा। और मेरे ख्याल से तुम सबको पता है, बताओ गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 4πr²। तो इस तरह से फाई इज इक्वल्स टू आ गया E इंटू 4πr²। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं बेटा, गॉस के प्रमेय से फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पढ़ चुके हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम समीकरण 1 और 2 से ले लें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ऐसा अगर ले लें तो हम यहाँ LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 4π ε0 इंटू r², जिसको कि हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। बेटा अगर ये फॉर्मूला तुम ध्यान दो तो इस फॉर्मूले के तुम काफ़ी फैमिलियर हो। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब अगर हम इस गोले के संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र बिंदु पर मान लें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती ये वही आया है। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है ये केस है व्हेन r इज ग्रेटर देन r। ध्यान से देखें, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है और इस केस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। एक और केस पूछ सकता है, केस वेयर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। जब R का मान कैपिटल R के इक्वल होगा तो हम फॉर्मूले में R का मान रख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू तब आ जाएगी जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो। इसका मतलब बिंदु P कुछ यहाँ हो, ठीक है। अगर बिंदु P कुछ यहाँ हो, P डैश पे हो, है ना, तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R² जो है वो निकाल सकते हैं। एक और केस बनता है यदि क्या हो, स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R हो। अब ये एक स्पेसिफिक केस है, इसको सोचो। अगर हम एक बिंदु यहाँ ले लें, इसको P डबल डैश ले लें, तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो अंदर होगा, क्योंकि इस चालक को आवेश देने पर सारा का सारा आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर चला गया है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज अगर हम देखेंगे यहाँ Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। किसके अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो उस केस में E इज इक्वल्स टू अगर हम 1/4πε0 0 अपॉन r² रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कैपिटल R से कम होगा, मतलब ये गोले के अंदर जाएंगे, तो उस समय क्या आ जाएगी, 0। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ आता है। कौन सा ग्राफ भाई, हम किस किस के बीच में खींचेंगे, हम खींचेंगे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में। अब बेटा तुम यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। अब इसको मैं अगर ऊपर तक ऐसे मार्क कर लूँ कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है, जब R का मान स्मॉलर देन कैपिटल R है तो 0 है। तो अगर कर्व देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कर्व
पूरा लेट के जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ तक वो क्या है, 0 है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो R का वैल्यू जब कैपिटल R है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ से हम कर्व को इस तरह मिला लेते हैं और यहाँ पर E का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। इसके बाद R के मान में परिवर्तन करने पर विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। अब कैसे निर्भर कर रहा है, यहाँ देखो तुम क्लियरली ले सकते हो, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो R के मान में वृद्धि करेंगे, E के मान में कमी आएगी। इस तरह वक्र कुछ इस तरह आएगा। ये वक्र भी कई बार, चाहे वो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेईई या नीट की बात करो या 12th बोर्ड में पूछो, दोनों में ही ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है, ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, मोस्ट IMP। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। अब बेटा कूलाम का नियम याद करो। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम कहता था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है गॉस के प्रमेय से। अब क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है, तो हम लोग ले लेते हैं एक बिंदु आवेश। मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है, O, जिस पर कितना आवेश है, +Q। अब इसके चारों ओर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो इसके लिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P। बिंदु P से होकर जाने वाले एक गोले की कल्पना करते हैं। यह गोला बिंदु आवेश के लिए किसके समान कार्य करेगा, गॉसियन पृष्ठ के समान। और हमें उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ ले लेंगे। इस अल्प पृष्ठ को क्या लिख लेते हैं, चलो ds। इस अल्प पृष्ठ की दिशा क्या होगी, इसके अभिलंबवत होगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसी तरफ होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ds जो है वो पैरेलल है किसके, E के, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। सिंपल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अब हम ये अगर निकाल लें तो ये जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ये कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। हमेशा की तरह ऐसा ही हम करते हैं। डी फाई क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए ऐसा रखेंगे। E कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, बच जाएगा ds। फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, 4πr²। अल्प पृष्ठ का समाकलन गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। गोले के अल्प पृष्ठ का समाकलन अगर हम करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, सबको पता है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दिख रहा है, सेम। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक यह डेरिवेशन एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा ही लगता है, बट इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे। अब चेंज क्या करेंगे, यदि बिंदु P पर हम एक बिंदु आवेश ले लें और उसका परिमाण ले लें क्या, Q नॉट। मान लेते हैं बिंदु P पर एक बिंदु आवेश है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं, बिंदु P पर स्थित आवेश Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र E द्वारा आरोपित बल, अगर हम ये निकाल लें बेटा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। अगर ऐसा होता है तो हम लोग F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q नॉट इंटू E लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q नॉट इंटू E। अब अगर हम चाहें तो E का मान समीकरण 3 से रख सकते हैं। समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, अगर हम समीकरण 3 से E का मान रख देंगे तो क्या आएगा, चेक करो, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E का वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। हम F को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बेटा जो हम लोगों का लास्ट फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि F जो है वो Q इंटू Q नॉट के प्रोपोर्शनल है। लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q नॉट, और F जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो लास्ट में आया हम लिख सकते हैं यही कूलाम का नियम है। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस के प्रमेय का उपयोग कर कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर ली। बेटा अब एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अब स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, ऐसा कुछ भी दे सकता है। शर्त है कि कण जो है वो आवेशित भी होना चाहिए और उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले आया हुआ है। अब इसके लिए मान लेते हैं एक बिंदु A है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इससे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, इस पर एक प्रोटॉन उपस्थित है। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लें, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लें, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। रविंद्र देखना कटा थोड़ी ना, नहीं कटा है ना, हाँ मत रोल रहने दे, कर लेंगे। अब अगर हमें इन दोनों आवेशित कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल की तुलना करनी है, तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल Fg
इज इक्वल टू क्या होता है GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। GM1M2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। FG का वैल्यू रख देंगे। G का मैग्नीट्यूड कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा यूनिट में इतना होता है। M1 में हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब उसके बाद M2 में हम प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 kg। बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं 1 दिया हुआ है, 1 हमने कंसीडर किया है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ Fg की वैल्यू लिख लें वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। चलो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इन्हीं दोनों कणों के मध्य अगर हम स्थिर वैद्युत बल की गणना करें तो स्थिर वैद्युत बल की गणना करने के लिए हम स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा देते हैं। Fe कितना होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब 1/4πε0 सबको पता है कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। अब Q1 में हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। Q2 में हम प्रोटॉन पर आवेश लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 कूलम। बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब बेटा अगर मुझे तुलना करनी है तो मैं क्या करता हूँ Fe अपॉन Fg निकाल लेते हैं। Fe और Fg के वैल्यूज रख देते हैं। Fe का वैल्यू यहीं लिखा है 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। अब अगर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर दें तो हम देखेंगे Fe अपॉन Fg का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बेटा पहले देखते हैं कि अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो जैसे 1.6 तो क्लियर कैंसिल आउट दिख रहा है, उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय नीचे का डाटा 6.67 इंटू 9.1 इंटू अभी 10 का पावर देखेंगे तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा +9 -19 अपॉन नीचे हो जाएगा 10 का पावर -11 -31 -27। ये जो मैग्नीट्यूड है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आता है, ये जो मैग्नीट्यूड है रुक जाना मत रोल रहने दे। ये जो मैग्नीट्यूड है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आता है 0.2372। ऊपर करेंगे तो 10⁻⁻29 आ जाएगा और नीचे का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻69 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.2372 इंटू 10⁻+40 x⁻m अपॉन x⁻n क्या होता है x⁻m-n, तो ये -29 + 69 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2.372 इंटू 10⁻39, तो ये Fe/Fg आ गया। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो Fe का मैग्नीट्यूड 2.372 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ Fg है।
इसका मतलब तुम देख सकते हो कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की तुलना करें तो लगभग 10 की घात 39 गुना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना की। इसी तरह से अगर हम चाहें तो अन्य आवेशित कणों के मध्य भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इनमें से कोई भी हो, तो उन सब की लिए स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर सकते हैं।